कंपनी के एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार करते रहे। वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, जबकि कंपनी उन्हें दस्तंदाज कहती थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया गया और विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मैरी को संयुक्त शासक बनाया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हिंग पार्टी जो सत्ता में आई, वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार जारी रखा। कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। इसने शीघ्र ही अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यू कंपनी के रेडब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज को रोक दिया। परिणामतः 19 जनवरी 1694 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया। जब तक संसद कानून द्वारा मनाही न करे, तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूरब के साथ व्यापार करने के बराबर अधिकार होंगे। इसके बावजूद दोनों कंपनियां व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थीं। इंग्लैंड की सरकार द्वारा सन 1698 ईस्वी में वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यापार विशेषाधिकार को नीलामी पर लगा दिया गया। न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड का ऋण देकर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। यद्यपि न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, किंतु वह व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पुरानी कंपनी के कुशल तथा अनुभवी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। फलतः न्यू कंपनी को असाधारण हानि हुई। अब न्यू कंपनी के समक्ष इस कठिनाई से मुक्त होने का एकमात्र विकल्प पुरानी कंपनी से समझौता करना था। लॉर्ड गोडोल्फिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। 1694 ईस्वी के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में दो अन्य नई कंपनियां कायम की गईं। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इन दोनों कंपनियों ने भी 1702 ईस्वी में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव किया। अंततः 1708 ईस्वी में इन दोनों नई कंपनियों का भी मूल कंपनी में विलय कर लिया गया। इस प्रकार सन 1688 ईस्वी में बनी न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में बनी जनरल सोसाइटी तथा 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनियां 1708 ईस्वी में मूल कंपनी से संयुक्त हो गईं तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक कायम रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कंपनी की व्यापारिक सफलताएं। अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य था मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस, जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का पर्त लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी।
प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। सन 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन ने सोल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ स्थानीय रूप में बुने हुए फुटकर बेचने के कारण कपड़ों को खरीदकर वे फारस एवं बाटम भेजते, लेकिन यह डचों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन बातों से तंग आकर अंग्रेजों ने 1626 में अरमा गांव में एक दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील उत्तर तक। यहाँ भी उन्हें विविध असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने फिर अपना ध्यान मछलीपट्टनम की ओर फेरा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा की सुल्तान ने उन्हें एक सुनहला फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्ण व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। ये शर्तें सन 1634 ईस्वी के एक दूसरे फरमान में दोहरा दी गईं, किंतु इससे अंग्रेज व्यापारियों का स्थानीय अधिकारियों की मांगों से पिंड न छूटा। इसीलिए वे एक अधिक लाभप्रद स्थान की खोज में लगे रहे। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। फोर्ट सेंट जॉर्ज शीघ्र ही कोरोमंडल समुद्र तट पर अंग्रेजी बस्तियों के मुख्यालय के रूप में मछलीपट्टनम से आगे निकल गया।